अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर्स में हमने प्यूरिटन एज को उसका पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड देखते हैं। उसके बाद फिर हमने रेस्टोरेशन को भी इसी लेक्चर्स में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकली जो चीज़ें हो रही थी जब क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ होती है 16 वन बाय वन। यहाँ पर मैं सब डेट लिखते जाऊँ। इट वाज द ईयर के of Queen Elizabeth क्वीन एलिज़ाबेथ उसकी डेथ होती है यहाँ पर। और इसके साथ साथ किंग जेम्स द फोर्थ, किंग जेम्स सॉरी द सिक्स्थ, किंग जेम्स द सिक्स्थ ऑफ Scotland and became the first James of England. किंग जेम्स द सिक्स जो था स्कॉटलैंड का, वो पहला जेम्स बन गया इंग्लैंड का किंग बन गया। तो जो जीनियोलॉजिकल टेबल है वो भी हमें यही दिखाता है कि ये जो डिसेंडेंट हुई ये फीमेल लाइन से हुई फ्रॉम द हेनरी द एट की जो फीमेल लाइन थी। क्योंकि यहाँ पर शॉर्टली अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ और इसी चीज़ को हम देख लेते हैं कि कैसे हुआ कि हेनरी द सेवन जो था उसकी चार जो सिबलिंग्स जो चार चिल्ड्रन थे हेनरी द सेवन की। तो हेनरी द सेवन पहले हमारे पास उसका जो पहला बेटा था आर्थर था, उसके बाद एक बेटी थी मार्गरेट, उसके बाद फिर उसका एक बेटा था हेनरी द एट, और उसके बाद फिर उसकी एक और बेटी थी जिसको हम मैरी कहते हैं। सो हेनरी द एट की भी जो तीन हेनरी द एट की तकरीबन 6 बीवियाँ थी, लेकिन 6 ज़रूरी नहीं है, 3 को मेंशन करता हूँ यहाँ पर। कैथरीन ऑफ एरागॉन जो हेनरी द सेवन के पहले बेटे तो आर्थर की बीवी थी, जब वो मर गया तो हेनरी द एट ने अपनी बड़े भाई की बेवा से शादी की थी। दूसरी बीवी एन बुलेन थी, और जो चौथी बीवी थी जैन सीमोर थी। इसके अलावा 3 और भी शादियाँ उसने की थी। कैथरीन ऑफ एरागॉन से उसको मैरी पैदा हुई, एन बुलेन से एलिज़ाबेथ, और जैन साइमोर से एडवर्ड द फोर्थ। तो यहाँ पर ये तो इसकी लाइन थी। और जो एक और आती है जिसको हम मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट, तो ये एक्चुअली मार्गरेट की लाइन थी। जो मार्गरेट हेनरी द एट की जो एक बीवी एक बहन थी। तो यहाँ पर मैरी द स्कॉट ऑफ मैरी मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट। तो ये मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट जो थी स्कॉट्स, ये एक्चुअली हेनरी द एट की बहन के लाइन से इसका एक यहाँ पर एक मिलता है। कि जेम्स फिफ्थ की बीवी थी, और इसके साथ साथ फिर यहाँ पर एक सिलसिला शुरू होता है। तो ये किंग जेम्स फर्स्ट जो ऑफ इंग्लैंड जो था, ये मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट का बेटा था। तो इस तरह से फीमेल लाइन से हेनरी द एट की फीमेल लाइन से चली जाती है। मतलब जो थ्रोन था वो जेम्स के पास चले जाते हैं, किंग जेम्स द फर्स्ट, क्योंकि उसकी माँ जो थी एज आई सेड दैट मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट, वो एक, और यहाँ पर ये क्या थी, ये एक कैथोलिक औरत थी, कैथोलिक थी। तो कैथोलिक को तो पसंद नहीं किया जा रहा था इस दिनों, जिस तरह से पहले पिछले लेक्चर में हमने प्योरिटन्स पर बात की थी। तो उसने उसकी जो सबसे पहले ये मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट की जो सबसे पहली शादी हुई थी, वो एक इंसान जो जिसका नाम था एक आदमी जिसका नाम था ड्यूफन। और ये ड्यूफन कौन था? ये आयर था स्कॉटलैंड का। अपेरेंटली जो द आयर अपेरेंट
फ्रेंच थ्रोन। अब ये फ्रेंच थ्रोन का उसको मिलने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि ड्यूक डाई जब वो मर गया, मैरी वापस स्कॉटलैंड आई और खूबसूरत थी और अभी भी यंग थी। उसने दोबारा से शादी कर ली। अपनी अपना उसका इसका एक कज़न था, और उस कज़न का नाम था हेनरी, हेनरी स्टाउट। हेनरी हेनरी स्टाउट उसका एक कज़न का नाम था। और कि उसके साथ साथ हेनरी स्टाउट, जिसका अपना नाम क्या था, लॉर्ड ड्रैनली। तो ड्रैनली जो था वो जेलस हुआ करता था। वहाँ पर एक बंदा था जिसका मेंशन करना ज़रूरी है, इटालियन म्यूजिशियन, इटालियन इटालियन म्यूजिशियंस था, तो जिसका नाम था रीज़ो। एक इटालियन म्यूजिशियन था जिसका नाम रीज़ो था, और उसके साथ उसके इंटीमेट रिलेशनशिप थे क्वीन के साथ। क्वीन उसको पसंद करती थी, एंड यहाँ तक कि वो लोग फिजिकल पीक हो रहे थे, और उनके काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप थे। और इसकी वजह से जो ट्रैनली था उसको ये पसंद नहीं था, और उसने क्या किया कि उसने रीज़ो को पब्लिकली ही मार दिया, मर्डर कर दिया उसका। अब यहाँ पर क्वीन जो थी बदला लेना चाहती थी अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो तो रीजो से मोहब्बत करती थी। शादी उसने हेनरी स्टार्ट से की थी, ब्रेनली से की थी। अफेयर उसका रीजो के साथ था, रीजो को मार दिया गया। अब वो अपने हस्बैंड से बदला लेना चाहती थी। अब वो बदला कैसे लेगी कि वहाँ पर एक अनस्कर्पलस एक स्कॉट था जिसका नाम था जेम्स। एक और लोफर टाइप एक इंसान था जिसका नाम था बोथ्स जिसका नाम था जेम्स बोथवेल। एक इंसान था जिसका नाम था बोथवेल। उसके साथ उसने क्या किया कि मिलकर उसने अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया, और अपने हस्बैंड को कत्ल करने के बाद 3 महीनों के अंदर अंदर क्वीन ने उसी मर्डर के साथ शादी कर ली। अब ये एक ऐसा कंडक्ट था क्वीन के लिए कि जिसने पूरे स्कॉट के लोगों को शॉक कर दिया। एंड ये वो लोग थे जो पहले से ही इससे नफरत करते थे, क्योंकि उसने क्या किया था कि उसने मुखालफत की थी प्रेस्बिटेरियनिज्म की, जो एक नेशनल रिलीजन था स्कॉटलैंड का। तो पहले से ही मैरी द स्कॉट ने इसी रिलीजियस के हवाले से अपोजिशन की थी, जिसकी वजह से लोग नफरत कर रहे थे। ऊपर से उसका ये वाकया भी हुआ। तो उसकी जो माँ थी, मेरी की, मेरी ऑफ गाइस, एक फ्रेंच कैथोलिक औरत थी, और हैड रीजेंट डन हर बेस्ट टू स्टेम द टाइड ऑफ रिफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड बट फेल्ड। क्योंकि वो चाहते थे कि रिफॉर्मेशन ना आए, क्योंकि वो भी कैथोलिक थी, लेकिन वो नाकाम हुई। अब यहाँ पर द क्वीन सक्सीडेड नो बेटर, हर पोजीशन बिकमिंग डेस्परेट, शी सॉट शेल्टर इन इंग्लैंड। उसकी उसको पोजीशन तो नहीं मिली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में, लेकिन वो अपने आप को बचाकर इंग्लैंड चाहती हैं। और वहाँ पर देयर शी वाज केप्ट एज अ क्लोज पीस, क्योंकि लेकिन वहाँ पर इंग्लैंड में भी उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है, और तकरीबन उसको 19 साल तक उसको प्रिजन में रखा जाता है। एंड वहाँ पर शी बिकेम द सेंटर ऑफ द कैथोलिक प्लॉट अगेंस्ट एलिजाबेथ। वहाँ पर भी वो प्लॉटिंग करती है, कंस्पिरेसी करती है एलिजाबेथ के हवाले से। और फिर बाद में किसी के पास भी कोई चॉइस नहीं बचती, और इसी मैरी द क्वीन ऑफ स्कॉट को उसको बिहेड कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। अब इसी का एक इन्फेंट चाइल्ड था, इसी का इन्फेंट इन्फेंट चाइल्ड। अब इन्फेंट चाइल्ड को होता कौन था? ये एक्चुअली ही वाज नन अदर देन बट द जेम्स, जो किंग बनने वाला था इंग्लैंड का। और ये बेटा किसकी तरफ से था? ड्रेनली की तरफ से था। मतलब इसका बाप जो था वो मर्डर नहीं था, वो पहला शौहर नहीं था, बल्कि ड्रेनली था जो कज़न था क्वीन का। उसने क्या किया, हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड इन द स्कॉट। इसी बेटे को अपने साथ वो नहीं लेकर गई थी इंग्लैंड में, बल्कि ये रहा स्कॉटलैंड में। और वहाँ पर ये एक प्रेस्बिटेरियन रिलीजियस में ये पला बड़ा, उसकी परवरिश हुई। और उसने क्या किया कि उसने अपनी माँ की थ्रोन को संभाल दिया एज ए जेम्स द सिक्स्थ। और ही वॉज द ओनली आयर टू द इंग्लिश थ्रोन। और ये एक सिर्फ आज, क्योंकि एलिजाबेथ का कोई अपना बेटा या बेटी तो थी नहीं कि वो थ्रोन को संभाल लेती, तो इसलिए इंग्लैंड का भी
ये वारिस बन गया उसके थ्रोन का आफ्टर द एलिजाबेथ डेथ। और उसने क्या किया कि ही यूनाइटेड द क्रॉन्स, द टू क्रॉन्स, क्योंकि वो एक क्रॉन ऑफ द स्कॉटलैंड एंड क्रॉन ऑफ द इंग्लैंड, दोनों को यूनाइट किया और उसकी वजह से वो किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड बन गया। अब जेम जो था, जेम फर्स्ट, उसने क्या किया कि उसने सोचा कि वो तो वैसे भी एक प्रेस्बिटेरियन रिलीजन्स में पड़ा बड़ा था और उसको कोई मुश्किल तो थी नहीं एंग्लिकन चर्च को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि फॉर बोथ आर, क्योंकि अगर हम प्रेस्बिटेरियंस की बात करते हैं या एंग्लिकन चर्च की बात करते हैं, ये दोनों क्या थे, प्रोटेस्टेंट थे। ये दोनों मज़हब जो थे, प्रोटेस्टेंट में दो फिरके आए थे, टेस्टेंट में एक हम नाम देते थे प्रेस प्रेस्बिटेरियन, और दूसरे को हम देखते थे एंग्लिकनिज्म, एंग्लिकनिज्म, द चर्च ऑफ इंग्लैंड। अब चर्च ऑफ इंग्लैंड को भी उसको एक्सेप्ट करने में कोई डिफ़िकल्टी पेश इसलिए नहीं आई क्योंकि ये खुद भी प्रोटेस्टेंट था। और जो ट्रबल थी, जो मुश्किल थी, जो शुरू हुई उसके बाद वो कि जब जैसे ही वो उसको एक्सेशन मिल गई, क्योंकि यहाँ पर एंड प्लेग द इंग्लैंड फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी और टू और द टू इश्यूज, यहाँ पर दो दो इश्यूज तो बन गए थे, यू नो कि एक ऐसी मुश्किलात है जो उसके बाद जब वो तख्त पर चढ़ा और उसको तख्त मिल गई थी, तो उसके बाद इंग्लैंड पर उसी सेंचुरी में तकरीबन दो बड़े इश्यूज आ गए, एक तो रिलीजन का और दूसरा द राइट ऑफ किंग का टू रेज मनी विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। एक मजहब का दो इश्यूज, जो टू इश्यूज थे वो पैदा हो गए थे वहाँ पर इंग्लैंड को, क्योंकि एक इशू जो था वो रिलीजन का इशू था, रिलीजन का इशू था जो हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो था वो रेज मनी without the consent of the the parliament, कि किंग क्या कर रहा था, पैसे जमा कर रहा था और पैसे कलेक्ट कर रहा था, के कॉन्सेंट नहीं था, रजामंदी पार्लियामेंट के नहीं थी। अब एलिजाबेथन रेन के दरमियान जो ड्यूरिंग द एलिजाबेथन रेन जो प्रिंसिपल अपोनेंट थी ऑफ द रिफॉर्म चर्च हैड बीन कैथोलिक, क्योंकि एलिजाबेथन दौर में जो उसके अपोजिशन जो करने वाले थे वो तो कैथोलिक्स थे। और यहाँ पर जब न्यू गवर्नमेंट आती है, न्यू मोनार्की आती है, सो दे मेड अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू ब्लो अप द किंग, तो ये कैथोलिक किंग को ही उड़ाना चाहते थे। और न सिर्फ किंग को उड़ाना चाहते थे बल्कि इसके साथ साथ जो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट भी थे उसको भी उड़ाना चाहते थे, और जिसकी वजह से एक प्लॉट है जिसको हम पाउडर गन पाउडर जो 1605 में एक प्लॉट हुआ था, और इसके कंस्पिरेटर्स को फिर बाद में पकड़ा भी गया और इसी प्लॉट को डिस्कवर भी किया टाइम पर, और दोनों कंस्पिरेटर्स को एग्जीक्यूट भी कर लिया गया था। सो प्यूरिटन जो थे हु हैड बीन कंपैरेटिवली क्वाइट सो फार नाउ लुक टू लीड and brought religious controversies to the forefront. They regarded the ceremonies in the church. They regarded the ceremonies in the church as popish and wanted the king to abolish them. The king did not hear it. जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो लोग द वे द किंग्स रूल द कंट्री, दे वर नॉट हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ अ रूल एंड दे वर नॉट हैप्पी विद द प्रोटेस्टेंट way of dealing the people or dealing the country. So तो इस तरह से एक ग्रुप जिसको प्यूरिटन कहते हैं वो सामने आया। उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज थी जेम्स की, वो क्या कर रही थी, एलिनेट कर रही थी, जुदा कर रही थी लार्ज नंबर ऑफ हिज सब्जेक्ट, अपने लोगों को। ही विश्ड, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी टू बी अ पीस मेकर इन यूरोप, एंड विद दिस पर्पस ही अटेम्प्टेड टू अरेंज अ मैच बिटवीन हिज सन। वो शादी करना चाहता था अपने सन, जो उसका सन था, हिज सन चार्ल्स फर्स्ट, जो जेम्स का जो सन था, उस वो शादी करना चाहता था किसके साथ, चार्ल्स एंड इन्फेंटा,
जिसके साथ इनफेंटा एक लड़की थी, इनफेंटा जो क्वीन थी। किसकी क्वीन थी वो? एक्चुअली जो सबसे बड़ी बेटी थी, द किंग ऑफ द किंग ऑफ स्पेन। और स्पेन पूरा का पूरा कैथोलिक था। अगर इन्फेंटा की शादी हो जाती चार्ल्स के साथ तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा इंग्लैंड दोबारा से कैथोलिक में चले जाता और कैथोलिसिज्म रिस्टोर हो जाती। इसलिए लोग नहीं चाहते कि शादी हो जाए। और यहाँ के जो इंग्लिश लोग थे वो स्पेन से नफरत करते थे। और उनको याद था कि जो ब्लडी मैरी ने जिस तरह से हुकूमत की थी, जिस तरह से लोगों को जिंदा जलाया था, तो उनको ये सारी चीज़ें याद थी। और इसी वजह से स्पेनिश आर्मेडा भी हुआ था, स्पेन की वजह से, क्योंकि स्पेन स्पेन के किंग ने जब पैगाम भेजा क्वीन एलिजबेथ को कि उसके साथ शादी कर ले, लेकिन जब रिजेक्ट हुआ तो फिर नतीजे में स्पेनिश आर्मेडा हुआ। और इस तरह से लोग स्पेन से नफरत करते थे। अब यहाँ पर बात आती है इस शादी की, लेकिन जो प्रिंसेस थी, जो इन्फेंटा थी, वो चार्ल्स को खुद पसंद नहीं करती थी और वहाँ पर उसकी शादी तो नहीं हुई थी। लेकिन चार्ल्स फर्स्ट की शादी कहाँ पर हो जाती है? फ्रांस की एक और लड़की के साथ, हेनरीटा। हेनरीटा के साथ एक एक और लड़की थी, हेनरीटा थी। और ये हेनरीटा मारिया कंप्लीट नाम था उसका, जो डॉटर ऑफ द फ्रेंच किंग लुइस द एट की थी और सिस्टर ऑफ द फ्यूचर लुइस द नाइन्थ। सो द 14th। सो शी वाज अ कैथोलिक, वो कैथोलिक थी। और जो जो द मैरिज वाज नो लेस डिटेस्टफुल टू द पीपल देन द स्पेनिश मैच, क्योंकि लोग इसी शादी को भी पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि चार्ल्स कन्वर्ट हो जाए कैथोलिक में, और फिर वो किसी भी का हाल में, लोग किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर कैथोलिसिज्म को दोबारा से नहीं लाना चाहते थे। ना ही इंग्लिश का थ्रोन जो था वो कैथोलिक के हाथ में देना चाहते थे। अब जब दूसरी तो ये तो रिलीजियस के हवाले से जो प्रॉब्लम्स थी ये चल रही थी उनके, जो क्योंकि किंग जेम्स जो था वो एक पीस मेकर था। वो रिलीजियस के हवाले से उसकी सोच ये थी कि किसी के साथ झगड़ा क्या करें और सबको जी सबको अपनी ज़िंदगी जीने दे, चाहे वो जो भी हो, चाहे कैथोलिसिज्म आ जाए इंग्लैंड में या फिर प्रोटेस्टेंटिज्म हो। लेकिन लोगों का ये ख्याल नहीं था। जो दूसरी जो सबसे बड़ी अहम जो इशू थी वो ये थे कि जो मनी थे, जो पैसे थे, वो लेड टू अ मोर बिटर quarrel between the king and the parliament, क्योंकि ट्यूडर हैड बीन डेस्पोट एंड दे ऑलवेज बीन ट्रीटेड पार्लियामेंट। क्योंकि जो ट्यूडर डायनेस्टी थी, जो हेनरी द एट से जो शुरू होती है और एलिजबेथ तक आती है, जो ट्यूडर डायनेस्टी थी, उन्होंने क्या किया था कि वो लोग पार्लियामेंट की बहुत ज़्यादा ये इज्जत करते थे, पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग जो स्टार्ट डायनेस्टी थी वो पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करते थे। और जेम्स वांटेड टू इग्नोर द पार्लियामेंट इन ऑल मैटर ऑफ नेशनल पॉलिसीज। और यहाँ पर पार्लियामेंट बिल्कुल पार्लियामेंट को वो अवॉइड करना चाहता था, इग्नोर करना चाहता था। और एक रूल वो कहता था कि मैं तो ऑटोक्रेटिक रूल हूँ और मुझे बाय डिवाइन राइट है टू रूल। सो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि किंग के पास जो था उसने सब कुछ कि अपने कब्जे में किया था। और किंग समझ रहा था कि वो एक वॉइस रॉय है गॉड का और लॉर्ड अनॉइंटेड। सो इट वाज अ सीन टू डिसोबे देम। सो वो समझ रहा था, लोगों को यही कह रहा था कि जैसे अगर आपने, अब जैसे आप लोग गॉड को डिसोबे करते हो और ये वो गुनाह है, तो इस तरह से अगर आप लोगों ने मुझे डिसोबे किया तो ये भी गुनाह है, क्योंकि वो वॉइस रॉय समझने लगा था अपने आप को। तो जेम्स एंड आफ्टर हिम चार्ल्स, चार्ल्स जब आता है, थॉट इट beneath their dignity to consult पार्लियामेंट। अपनी उसकी जो उनकी जो डिग्निटी, उनका जो वकार था, वो अपने हक की इज्जत समझते थे। वो लोग समझते थे कि हम पार्लियामेंट से अगर हम कंसल्ट करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये तो हमारे शान के खिलाफ है, हमारे स्टेटस के खिलाफ है। इसलिए वो लोग पार्लियामेंट से कोई रजू नहीं करना चाहते थे। पार्लियामेंट जो था ऑन इट्स पार्ट वो भी अपनी जगह पर क्या था, एक मुनज़्ज़म था, डिटरमाइंड था कि वो क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशंस को मेंटेन कर सके, अकॉर्डिंग टू विच
इट अलोन हैड द पावर टू ग्रांट मनी। सो चार्ल्स जेम्स ने या फिर चार्ल्स ने दोनों ने कई दफ़ा कोशिश की कि वो पैसे जमा करें टैक्सेस के ज़रिए विदाउट द लीव ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर। लेकिन जब मसले मैटर्स केम टू अ हेड, सर तक पानी सर तक आ गया अर्ली इन द रेन ऑफ द चार्ल्स, चार्ल्स के दौर में, एंड ही वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द पिटीशन राइट। सो एक पिटीशन राइट, अ डॉक्यूमेंट व्हिच डिक्लेयर्ड दैट टैक्सेस नॉट सेक्शन बाय द पार्लियामेंट वाज इलीगल। एक पिटीशन दायर हुई जो पार्लियामेंट ने इशू कर दी थी, वो पिटीशंस को पिटीशन ऑफ राइट, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वर्ड है, पिटीशन ऑफ राइट। और ये पिटीशन ऑफ राइट का ये मतलब निकलता है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें पार्लियामेंट ने क्लियरली कहा था कि एक कोई ऐसी मनी, कोई ऐसा टैक्स जो पार्लियामेंट अगर उसको सेक्शन नहीं करता तो उस वो पैसे या वो टैक्स किंग को नहीं देंगे, और ये जो पैसे कलेक्ट करेंगे ये इलीगल होगा। तो ये एक ऐसे बीटर, ये एक तल्ख किस्म की दवाई थी किंग के लिए, कि जिसको निकलना उसके लिए मुश्किल था। और उसके लिए ये मुश्किल नहीं थी कि वो कि वो पार्लियामेंट से क्यों नफरत कर, ये देखना वो मुश्किल नहीं था कि वो पार्लियामेंट से क्यों नफरत करता था। तो इस तरह से झगड़े चल रहे थे पार्लियामेंटेरियंस के साथ। और जब तीन पार्लियामेंटेरियंस थे during the first 4 years of his reign, he decided to dispense with parliament altogether for 11 years. तो तो उसने क्या किया कि उसने पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया 1629 में, और 1640 तक इंग्लैंड विदाउट पार्लियामेंट है, जिसको 11 ईयर के कहा के नाम से भी जाना जाता था। और चार्ल्स जो था वो रूल कर रहा था विदाउट द पार्लियामेंट। अब इस 11 ईयर की जो एक टायरनी थी, ये रूथलेस सेपरेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री लीडर्स, जैसे कि आप पाकिस्तान में होता रहता है कि जब भी एक की हुकूमत आती है तो दूसरे पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उसको सप्रेस कर दिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। और जितनी भी अदर अपोनेंट थे ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू पार्शियल ट्रायल बाय स्पेशल प्रेजुडिस कोर्ट्स, वहाँ पर जो कोर्ट्स के जो जजेस वगैरह थे ये सब के सब किसके थे, ये सब के सब तो किंग्स के से। वो डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी ये लोग सजा थे। तो फिर बाकी जो इक्लेसियास्टिकल कोड ऑफ द हाई कमीशन थे ये सब के सब किंग के अंडर ही आते थे। तो पैसे हासिल करने के लिए किंग ने क्या किया कि कई इलीगल टैक्सेशंस लगा दी, कई इलीगल टैक्सेस लगा दिए लोगों पर, और जिसकी वजह से एक नाराज़गियाँ पैदा हो रही थी लोगों के दिलों में। और इन 1634 में क्या हुआ कि उसने शीप मनी को क्या इम्पोज कर दिया था। अब शिप मनी एक ऐसा था कि ये एक ऐसी किस्म का टैक्स था जो कोस्टल टाउन के लोग देते थे, विच वाज फ्रेमली पेड इन द वॉर टाइम, जंग के दौरान में। तो प्योरिटन स्क्वायर जो था जिस पर जॉन हैम्पडन, उसने क्या किया कि उसने एक शिप टाउन था उसमें पैसे देना मना कर दिया, नहीं देना चाहता था। और इट हैड नॉट बीन सेक्शन, क्योंकि उसने कहा कि ये पैसे तो पार्लियामेंट ने सेंक्शन नहीं किए, तो ये पैसे में ये टैक्स मैं नहीं दूंगा। और इसकी वजह से उसका ट्रायल किया गया और उसको कंटेम कर दिया गया जजेस ने। एंड क्योंकि वो जजेस सब कुछ डर रहे थे, तो जो रिलीजियस सिचुएशंस थी वो ख़राब हो गई बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉर्ड ऐसा, क्योंकि उसका किंग का एक अपना आर्क बिशप था कैंटरबरी का, उसको लगा दिया गया था। और उसको हाई चर्च और प्रो कैथोलिक पॉलिसीज़ की वजह से लोग उसको पसंद नहीं करते थे। तो ये भी एक रियल कॉज था सिविल वॉर के लिए। और जो पार्लियामेंट था वी चार्ल्स कॉल्ड इन कि जब दोबारा से 640 में जब चार्ल्स दोबारा से पार्लियामेंट को बुलाता है, क्योंकि जब उसका जो अपना चीफ मिनिस्टर स्टार्टफर्ड होता है वो एडवाइस देता है कि अपने पार्लियामेंट को बुला लो। लेकिन वो पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ 3 वीक तक चलता है, इसलिए ये 3 वीक्स ऑफ
3 weeks of पार्लियामेंट, जिसको शॉर्ट पार्लियामेंट के नाम से भी याद किया जाता है। शॉर्ट पार्लियामेंट क्योंकि ये शॉर्ट पार्लियामेंट जो था इसने दोबारा से पैसे देना, दे रिफ्यूज्ड द मनी वांटेड बाय द किंग एंड वाज सम एंड वाज डिसमिस्ड। दोबारा से इसको डिसमिस कर दिया गया था। जो स्काउट्स थे हैड ऑलरेडी मार्च्ड इनटू यॉर्कशायर, जो स्काउट के लोग थे वो मार्च कर चुके थे यॉर्कशायर के इलाके में। एंड चार्ल्स कॉल्ड द पार्लियामेंट अगेन द सेम ईयर, और उसी साल पार्लियामेंट को दोबारा से बुला लिया गया था। तो इस पार्लियामेंट को फिर लॉन्ग पार्लियामेंट का नाम दिया गया था क्योंकि इट कंटिन्यू फॉर नियरली 20 ईयर्स। तकरीबन ये पार्लियामेंट 640 से लेकर 660 तक रही थी, और ये वो पार्लियामेंट थी कि जिसने किंग को उसका सर कलम होते हुए भी देखा था। और इस विद द मनी ग्रांटेड बाय द चार्ल्स बाय इट, जब वो मनी वो पैसे जो वो लोग ग्रांट करते थे वो क्या कर रहे, चार्ल्स ब्राइट करता स्कॉट को आउट ऑफ द कंट्री। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ द पाइम हैम्डम एंड द क्रॉमवेल, तीन बंदे आते हैं यहाँ पर सामने, जिसको एक को हम नाम देते हैं पैम, हैम्डम और एक होता है हमारे पास क्रॉमवेल। ये तीन लीडर्स सामने आते हैं, क्रॉमवेल हुकूमत आने वाली है। तो द लॉन्ग पार्लियामेंट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये जो इलीगल एक्ट था किंग का कि स्कॉट को रिश्वत देना, इसको ख़त्म कर दिया था। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया लाउड को और अर्ल ऑफ द स्टेटफोर्ड को। उन्होंने जो ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें precipitated the civil war was not the hot-headedness of the king, क्योंकि इन्फ्यूरिएटेड अगेंस्ट द पार्लियामेंट, बहुत ज़्यादा गुस्से में था पार्लियामेंट के खिलाफ चार्ल्स। ही वेंट डाउन टू द हाउस ऑफ कॉमन 4 जनवरी 1642 को वो हाउस ऑफ कॉमन में जाता है to effect the illegal arrest of the Pam Hamdam and the 3 others by main force, इशू करता है अरेस्ट वारंट का। लेकिन वो अरेस्ट वारंट जो था वो इलीगल था इन तीनों के खिलाफ, और भी दो तीन और भी लोग थे साथ में। बट हैविंग लेकिन जब उसको मना किया गया, उसको तनबीह दी गई, उसको वार्निंग दी गई थी क्योंकि ऐसा ना करें, वो लोग तब तक भाग चुके थे। पार्लियामेंट वाज नाउ कन्विंस्ड कि चार्ल्स कुछ भी कर सकता है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। मसला ये था कि द इशू हैड टू बी डिसाइडेड बाय आर्म्स। अब ये फैसला दो दो हाथ करके हम निपटाएंगे, अदरवाइज किंग नहीं मानेगा। तो king fled to the north and the civil war began. The Anglican and the Catholic who hated the Puritans. अब यहाँ पर एंग्लिकन भी एंड कैथोलिक दोनों प्योरिटन से नफरत कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि रेल अराउंड द किंग का दीज रॉयलिस्ट वर कॉल्ड द, ये जो रॉयलिस्ट थे जो किंग को सपोर्ट कर रहे थे सिविल वार में, रॉयलिस्ट, इसको कैलिवर कैलिवर कहा गया। कैलिवर जो थे फ्रॉम द कैलिवरी, और while the Puritan soldiers are called, the Puritan जो सोल्जर थे उसको अराउंड हेड्स कहा गया, अराउंड हेड्स फ्रॉम देयर क्लोज क्रॉप्ड हेयर। पार्लियामेंट ने क्या किया कि सिक्योर कर दिया था विद द हेल्प ऑफ द स्कॉटलैंड बाय साइनिंग द कॉवेनेंट टू एस्टैब्लिश प्रेस्बिटेरियनिज्म इन इंग्लैंड। it is not necessary for us to go into the detail of the civil war, क्योंकि सिविल वॉर में क्या हुआ था, कौन से सेक्शन आए थे। तो ये फिर हमारे पास जो लिटरेचर की क्लास नहीं रह जाएगी, ये फिर हम किसी और की तरफ जाएंगे अगर हम सिविल वॉर के हर एक इंसिडेंट को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये सिविल वॉर 1642 से लेकर तकरीबन ये 9 साल तक चलती रहती है, तो ये काफ़ी अर्सा है। अगर हम एक एक ईयर को कवर करते हैं, एक एक चीज़ को कवर करते हैं, तो लेटर ऑन जो था सिविल वॉर वो बहुत ज़्यादा हमसे टाइम लेगा।
तो यहाँ पर जो दोनों तरह के जो हीरोज थे, जो ब्रेव लोग थे, वो लोग क्या हुए, सामने आ गए। द किंग वॉज वर्दी, सपोर्टेड बाय हिज नेफ्यू प्रिंस रूपर्ट एंड द हाईलैंड रॉयलिस्ट मॉन्ट्रोजा, कि उसका जो नाफिया था रूपर्ट किंग को सपोर्ट कर रहा था, बट दे वर डिफीटेड बाय ओलिवर क्रोमवेल, द पार्लियामेंट्री लीडर। So the highlight of the war was the Battle of Marston Moor, जो जो यहाँ पर कुछ बैटल्स हुए थे तीन जगहों पर। एक 1644 में हुआ था, 45 में हुआ था, 48 में हुआ था, और जिसकी वजह से चार्ल्स ने क्या किया था, सरेंडर कर दिया था अपने आप को टू द स्कॉट हु मेड हिम ओवर द पार्लियामेंट, जिसने पार्लियामेंट को कर दिया है। अब यहाँ पर ये याद करना ज़रूरी था कि जो ट्रायल था, ये जो एग्जीक्यूशन ऑफ किंग था, वाज द डिसीजन ऑफ क्रॉमवेल। ये क्रॉमवेल की डिसीजन थी, एक and his independent party. And so the Puritan sect, also called the Congregationalist, वो बिलीव करते थे इसमें, फ्रीडम ऑफ चर्च में, और वो सारे सेक्ट को वर्शिप के लिए इजाज़त देते थे जैसे कि उनको पसंद हो। लेकिन जो पार्लियामेंट थे अदर हैंड पर, वो कंपोस्ट थे मोस्टली प्रेस्बिटेरियंस के, एंड हु वर फॉर द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ प्रेस्बिटेरियन एंड वुड नॉट परमिट सच टॉलरेशन। So neither the parliament nor the people in the journal wanted the king's trial or execution. So the Cromwell therefore वो क्या कर रहा था, पार्लियामेंट को उसने मना लिया था कि वो क्या करेगा, कि मतलब ये जो वो कर रहा है वो सही है, एंड यू नो इन दे फोर्स द पार्लियामेंट, सो इट केम टू बी कॉल्ड टू ब्रिंग द किंग टू द ट्रायल, कि उसका किंग का ट्रायल होना चाहिए। तो इस तरह से ही वॉज कंटेन एंड हिज हेड वॉज कट ऑफ ऑन द जनवरी 13 जनवरी 1644, इस तरह से उसका सर कलम कर दिया गया था। सो ये जो सीन था उसके सर काटने का was heightened by the king's dignified bearing. So the execution was looked upon as a murder and the king as a martyr। के बाद में फिर लोग इस executions की वजह से लोग को कहने लगे कि किंग का तो कत्ल कर दिया गया और किंग शहीद हो गया। लेकिन इंग्लैंड जो था वो हेल्पलेस था और सबमिटेड टू द रूल ऑफ द क्रोमवेल एंड हिज आर्मी, एंड इट वाज द डिफरेंट विद आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। यहाँ पर जॉन मिल्टन जो था वो कुछ उसने पॉइंट्स भी लिखे थे, कुछ आर्टिकल्स लिखे थे कि वो जस्टिफाई कर रहा था कि किंग्स का जो मर्डर था क्योंकि लोग समझ रहे थे कि ये जो एक्ट हुआ था, क्या ये एक्ट सही है या एक्ट गलत है। तो जॉन मिल्टन ने कुछ लिखा तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो इट वाज बट रोज इन द, लेकिन यहाँ पर जो था कि क्रोमवेल ने जो बोथ रोज इन फेवर ऑफ द किंग्स था, कि आयरिश और इंग्लैंड के साथ सपोर्ट क्रोमवेल का नहीं था। हालांकि ये वो स्कॉट के लोग थे जिन्होंने क्रोमवेल को सपोर्ट किया था, और जिसकी वजह से आयरलैंड या फिर स्कॉटलैंड, ये जो किंग का बेटा था चार्ल्स टू, इसके सपोर्ट में आ गए थे, क्योंकि ओलिवर क्रोमवेल उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। सो जो कॉमनवेल्थ एंड वर क्रश्ड बाय द क्रोमवेल, लेकिन ये दोनों को शिकस्त दी गई थी क्रोमवेल की। दे वर यूनाइटेड टू द इंग्लैंड इन द कॉमनवेल्थ, दे वर यूनाइटेड टू इंग्लैंड इन द कॉमनवेल्थ। और इसके बाद तो ये क्रोमवेल की हुकूमत शुरू हो जाती है। उसने several time he called several time parliament after this, he did not get on with any of them। तो ये जो था इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो जब उसकी डेथ होती है, इस डिक्टेटर की जब डेथ होती है 1658 में, उसका सन इज रिचर्ड, हिज सन रिचर्ड द क्रोमवेल। क्रोमवेल का जो एक सन होता है, क्रोमवेल का सन रिचर्ड क्रोमवेल, रिचर्ड क्रोमवेल, वो आता है सामने। और वो अपने बाप की तरह से तो नहीं था, लेकिन who took over as an incompetent, and for more than a year England faced a crisis until the German monk who emerged as the most powerful leader of the army and called a free parliament। So जो convention of parliament थी declared for a monarchy, and 1660 invited the beheaded king's sons to the throne of England as the Charles II। सो तंग आ चुके थे प्योरिटन से लोग, और उन्होंने क्या किया कि मोनार्की को रिस्टोर करने के लिए फ्रांसिस के उसके चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स टू को बुला लिया गया था, और इस तरह से क्रोमवेल
ने। लेकिन हाँ, क्रोमवेल ने उसने मेंटेन किया था, पीस को मेंटेन किया था, ऑर्डर को मेंटेन किया था विद इन द कंट्री। और उन्होंने जो इंग्लैंड का जो अब्रॉड एक प्रेस्टीज था, इज्जत था, उसको भी बढ़ा दिया था। ही ऑर्गेनाइज्ड द नेवी which had been neglected by the James and Charles, and with its help made England a great sea power. The English fleet defeated the Dutch and wrestled again against the Spain in the land of Jamaica, and several ships laden with सो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। ये एक डिटेल थी प्योरिटन एज की 16 रेस्टोरेशन तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रेस्टोरेशन एज को पॉलिटिकली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर्स।